नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, लेकिन पहले 6 अहम खबरें आपको बता दें जो इस वक्त दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही हैं। सबसे अहम खबर पाकिस्तान से आई है, जहां पर अमेरिका तक हमला करने वाली मिसाइल जो है पाकिस्तान बना रहा था, और अब अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस मुद्दे को आगे डिकोड करने की कोशिश की जाएगी एक्सपर्ट्स के साथ। साथ ही में इजिप्ट में मोहम्मद यूनिस और पाक पीएम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है और मोहम्मद यूनिस को इस्लामाबाद आने का न्योता दिया गया है। तो क्या एक बार फिर से पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होने वाले हैं? समझेंगे इसको भी। साथ ही में जल्द खत्म हो सकता है रूस यूक्रेन युद्ध। ये बात जो है वो व्लादिमीर पुतिन ने कही है, इशारा उन्होंने साफ कर दिया है। लेकिन क्या जो अमेरिका का डीप स्टेट है वो ऐसा होने देगा? कैंसर मरीजों को लेकर एक बड़ी खबर आई है। रूस ने जो वैक्सीन बनाई है उसकी एक कीमत भी निर्धारित कर दी है दूसरे देशों के लिए। वो कीमत क्या है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। साथ ही में तुर्की और इजराइल के बीच टेंशन बढ़ रही है सीरिया में। क्या ये दोनों देश आमने सामने हो सकते हैं? इस पर डिटेल से आगे हम बात करेंगे। साथ ही में बात ईरान की भी होगी, क्योंकि ईरान के धार्मिक गुरु खामनेई ने महिलाओं को लेकर कहा है कि ये तो फूल की तरह हैं। भाई, इजराइल ने इस पूरे मामले पर पलटवार भी किया है। लेकिन शुरुआत फिलहाल बड़ी खबर के साथ जो पाकिस्तान से आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पाकिस्तान से बड़ी खबर, अमेरिका तक हमला करने वाली मिसाइल बना रहा पाकिस्तान। बड़ी खबर, व्हाइट हाउस ने पाक मिसाइल प्रोग्राम पर उठाए सवाल। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के लिए खतरनाक। पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर अमेरिका ने लगाया बैन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका तक हमला करने वाली मिसाइल बना रहा पाकिस्तान। व्हाइट हाउस ने पाक मिसाइल प्रोग्राम पर सवाल उठाए। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के लिए बड़ा खतरा। पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर अमेरिका ने बैन लगाया है। बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिका तक हमला करने वाली मिसाइल बना रहा पाकिस्तान। व्हाइट हाउस ने पाक मिसाइल प्रोग्राम पर उठाए सवाल। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के लिए बड़ा खतरा। पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर अमेरिका ने बैन लगाने का फैसला किया है। लेकिन जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। इस मुद्दे को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में आने वाले वक्त में पाकिस्तान के इशारे पर अमेरिका हो सकता है या फिर कुछ और इस वक्त इस्लामाबाद में चल रहा है। पाक बना रहा नई बैलिस्टिक मिसाइल, और इस मिसाइल की जो रेंज है वो अमेरिका तक हमला करने में सक्षम है। और इसी बात से जो है व्हाइट हाउस इस वक्त टेंशन में आ चुका है। दक्षिण एशिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं होगा जहां पाकिस्तान की मिसाइल हमला नहीं कर सकती है। जो अमेरिका तक पहुंच सकती है वो दक्षिण एशिया के हर हिस्से को कवर कर सकती है। इसी बात को लेकर टेंशन इस वक्त अमेरिका में। दक्षिण एशिया का हिस्सा रेंज में होगा। परमाणु हथियार ले जाने में यह मिसाइल सक्षम है। अमेरिका के उपराष्ट्रीय सलाहकार की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। उनका नाम जॉन फाइनर है। उन्होंने एक दावा किया। जॉन फाइनर का यह दावा है कि पाक की नीयत पर हमें शक है। जिस नीयत से पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम में जुटा हुआ है, बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जिसकी रेंज अमेरिका तक है, उस नीयत पर हमें शक है। पाक पर तकनीक बेचने के आरोप भी लगे हैं। और सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त अमेरिका को यह है कि अगर इस्लामाबाद ऐसी मिसाइल बना लेता है जिसकी रेंज अमेरिका तक होती है, तो आने वाले वक्त में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इस मिसाइल की तकनीक ईरान को देकर अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा पैदा किया जा सकता है। लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। कर्नल दिनेश शर्मा, ये जो व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि जो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है ये अमेरिका के लिए भी बड़ा खतरा है, 4 कंपनियों पर बैन लगाया गया है, और कहा जा रहा है कि ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान बनाना चाहता है कि अमेरिका तक रेंज हो। क्या खतरा है अमेरिका को, और क्यों व्हाइट हाउस ने इतना बड़ा कदम लिया? 4 पाकिस्तान की कंपनियों पर बैन लगाया गया। सर राजेश जी, अमेरिका का जो खतरा वो समझ रहे हैं वो जायज है, क्योंकि पाकिस्तान का जो बैकग्राउंड है
वो हमेशा ही क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर रहा है। इनके डॉक्टर AQ खान ने नॉर्थ कोरिया को जो है परमाणु बनाने के अंदर मदद की थी। अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं, ये हो सकता है कि आने वाले समय में चीन के उकसाने के ऊपर इसको जो है अमेरिका या अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं वहां पर फायर कर सकते हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है परमाणु वारहेड को भी ले जाने में कैपेबल है। तो अमेरिका को डाउट है कि ये जो है ईरान को कुछ पैसों के लिए जो है नो हाउ जो है उनको बेची जा सकती है, जिससे कि अमेरिका की सुरक्षा के ऊपर खतरा पैदा हो सकता है। और इसलिए जो है अमेरिका ने 4 कंपनियां जो है इनका नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स, एरोस्पेस, अतर सन एंड सन्स और एक और कंपनी जो है उसको बैन किया है। ये कंपनियां जो है इस्लामाबाद और कराची के अंदर जो है स्थित हैं, मतलब बेस्ड इन कराची और इस्लामाबाद है। उसके अलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये रीजनल इलाके के अंदर भी खतरा पैदा कर सकती है, क्योंकि इसकी रेंज में जो 7-8 साउथ एशिया के कंट्रीज हैं उनको भी टारगेट कर सकती है। लेकिन जो बेसिक इनका जो खतरा महसूस कर रहे हैं अमेरिका, वो है चाइना, क्योंकि ये चाइना का जो है प्रॉक्सी है और किसी समय भी चाइना जो है इसकी बाजू मरोड़कर इससे अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर फायर करवा सकता है। और ये अटैक इजराइल के ऊपर भी हो सकता है, शायद यही एक बड़ा चिंता का कंसर्न भी है। मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की एक और बड़ी खबर, इजिप्ट में मिले मोहम्मद यूनिस और पाक पीएम शहबाज शरीफ। बांग्लादेश को पाकिस्तान पीएम शरीफ ने बताया भाई, मोहम्मद यूनिस को पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया। सार्क को फिर जिंदा करना चाहते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, इजिप्ट में मिले मोहम्मद यूनिस और पाक पीएम शहबाज शरीफ। बांग्लादेश को पाकिस्तान पीएम ने करार दिया भाई। मोहम्मद यूनिस को पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया गया। सार्क को फिर जिंदा करना चाहता है पाक और बांग्लादेश। लेकिन एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, ग्राफिक्स के जरिए डिटेल से आपको पूरी जानकारी दे दें, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। डिटेल से इस खबर को भी समझना होगा। शहबाज शरीफ से मिले मोहम्मद यूनिस, काहिरा में ये मुलाकात हुई है और अहम ये मुलाकात 1971 के मुद्दों को सुलझाने के लिए मोहम्मद यूनिस ने शहबाज से कहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान माफी मांगेगा उस नरसंहार के लिए? दोनों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है, ऐसी खबर सामने आई। सार्क को जिंदा करना चाहते हैं दोनों देश, इसके लिए एक पहल करना चाहते हैं। इस मीटिंग में जो चीजें निकलकर सामने आई, सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन को जिंदा करने की कोशिश जो है पाकिस्तान बांग्लादेश करना चाहते हैं। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत जो इसके मेंबर्स हैं, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। लेकिन अहम बात की 2015 के बाद सार्क की कोई मीटिंग नहीं हुई है, जिस कारण जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश चाह रहे हैं कि इसको एक बार फिर से रिवाइव किया जाए, जिंदा किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से मोहम्मद यूनिस लगातार पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हम सीधा कर्नल दिनेश शर्मा सर के पास चलेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा सर, जिस प्रकार से काहिरा में मोहम्मद यूनिस और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई और उन्हें इस्लामाबाद आने का न्योता दिया, और जो हाल ही के जो फैसले थे मोहम्मद यूनिस के, जो साफ तौर पे दिखा रहे थे कि एक कट्टरवादिता सोच के तहत वो आगे बांग्लादेश को ले जा रहे हैं, क्या कुछ फर्क पड़ने वाला इस मुलाकात के बाद? सर राजेश जी, ये जो D8 का कल जो इनका सम्मेलन था, साइड में इनकी जो है बातचीत हुई है और इन्होंने कुछ मुद्दों के ऊपर जो है आपसी सहमति जताई है, जिसमें से पहला है कि जितना भी गुड्स जो है पाकिस्तान से बांग्लादेश में आएगा उसकी कोई फिजिकल चेकिंग नहीं होगी। दूसरा, जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं उनका वहां आने के लिए जो पहले फिजिकल सिक्योरिटी चेक होता था वो नहीं होगा, कल्चरल आदान प्रदान होगा। और बेसिकली पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि वो बांग्लादेश के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए और भारत के अगेंस्ट बांग्लादेश को उकसाए, ताकि उसके अपने जो इंटरेस्ट में पहला होगा कि अगर बांग्लादेश का बॉर्डर एक्टिव हो जाता है तो हमारी एक्स्ट्रा फौज जो है उनको यहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ेगा और हो सकता है कि J&K से कुछ फौज को निकाल के यहाँ डाला जाए
और J&K के अंदर पाकिस्तान जो है अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा दे सके। ये इनकी जो दोस्ती हो रही है, इसके लिए जी हमारे लिए चैलेंज है, हमारे लिए नई इम्प्लीकेशन है, क्योंकि आज तक जो है हिस्टोरिकली हमारा और बांग्लादेश का बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशन थे। अब संबंध खराब होते हैं तो बॉर्डर के ऊपर हमें एक्स्ट्रा विजिल जो है वो लगानी पड़ेगी, ज्यादा डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी। एग्री सर, लेकिन कर्नल दिनेश शर्मा सर, क्या मोहम्मद यूनिस 1971 के उस इतिहास को भूल रहे हैं जब इन्हीं पाकिस्तानियों ने बांग्लादेशियों पर अत्याचार किया था, 3 लाख से ज्यादा महिलाओं का रेप किया, 30 से 40 लाख बांग्लादेशियों का कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद यूनिस क्या वाकई में मेमोरी लॉस हो चुके हैं, कुछ याद नहीं है उनको? राजेश जी, मेमोरी लॉस का अगर डॉक्टरों के नजरिए से देखा जाए तो 84 की उम्र के अंदर थोड़ा बहुत डिमेंशिया हो ही जाता है, लेकिन जिस ढंग से पहली बात तो यह है केयर टेकर गवर्नमेंट का जो बेसिक 3 टास्क थे, एक तो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इकोनॉमी को सुचारू करना, और तीसरा जो है उनको जो है इलेक्शन करवाने थे, टाइमली इलेक्शन करवाने थे। लेकिन उन 3 चीजों के ऊपर ध्यान देने के बजाय ये अपना ज्यादा ध्यान जो है विदेश पॉलिसी के ऊपर कर रहे हैं और कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जिसके लिए ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। अब आ जाती है 1971 की बात जी। तो मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार के जुल्म जो पाकिस्तान आर्मी ने इनके ऊपर किए थे मार्च 1971 ऑपरेशन सर्च लाइट के द्वारा और सब्सिक्वेंट जो एक्शन हुए थे, अगर ये भूल जाते हैं तो मैं यही कहूंगा कि ये एक प्योर बांग्लादेशी देशभक्त नहीं है, बनस्पत इसके कि वो भारत के साथ रिश्ते खराब करना चाहते हैं और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए वो कट्टरवादियों के हाथ में खेल रहे हैं। चलिए सर, मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जल्द खत्म हो सकता है रूस यूक्रेन का युद्ध, पुतिन ने दिए युद्ध खत्म करने के संकेत। युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप से बात करूंगा, पुतिन ने कहा। जेलेंस्की से भी बात करने के लिए तैयार हैं पुतिन। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जल्द खत्म हो सकता है रूस यूक्रेन का युद्ध, पुतिन ने दिए युद्ध खत्म करने के संकेत। युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप से बात करूंगा, पुतिन बोले। जेलेंस्की से भी बात करने को तैयार हैं व्लादिमीर पुतिन। बड़ी खबर इस वक्त की, लेकिन पहले एक बार ग्राफिक्स, उसके बाद कर्नल दिनेश शर्मा सर के पास हम लौटेंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए एक अहम जानकारी आपको दे दें। खत्म होगा रूस यूक्रेन का युद्ध, राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा संकेत दिया है। क्या संकेत है? डोनाल्ड ट्रंप से बात करूंगा, पुतिन ने साफ तौर पर कहा, मैं डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए तैयार हूं। युद्ध विराम स्थायी होना चाहिए, अस्थायी युद्ध विराम से पुतिन ने इनकार कर दिया है। जेलेंस्की से भी बात करने के लिए मैं तैयार हूं, यह भी व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। लेकिन क्या अमेरिका का डीप स्टेट इसके लिए तैयार होगा? लगभग 3 साल से रूस का जो युद्ध है, रूस यूक्रेन का युद्ध, वो चल रहा है। दोनों तरफ से लाखों सैनिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये जंग जारी है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जंग खत्म हो सकती है। और हम सीधा कर्नल दिनेश शर्मा सर के पास चलेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा सर, जिस प्रकार से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान आया कि हम जंग खत्म करने के लिए तैयार हैं, मैं डोनाल्ड ट्रंप से भी बात करने के लिए तैयार हूं, जेलेंस्की से भी बात करने के लिए तैयार हूं, और अपने चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि मैं इस जंग को खत्म करा दूंगा। लेकिन मेरा जो सवाल है सर कि क्या वाकई में अमेरिका का डीप स्टेट ऐसा होने देगा? क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था तो इसी के ऊपर टिकी है कि जितने हथियार बिकेंगे उतनी अर्थव्यवस्था अमेरिका की मजबूत होगी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर। राजेश जी, प्रेसिडेंट पुतिन ने इस समय ये जो स्टेटमेंट दी है युद्ध को रोकने के लिए, क्योंकि आज वो एक स्ट्रांग पोजीशन के अंदर है, उन्होंने काफी इलाका जो है वो जीत लिया हुआ है यूक्रेन का, और वो भी इंटरेस्टेड हैं कि अभी जब मैं कमांडिंग पोजीशन के ऊपर हूं, ये दिस इज द हाई टाइम व्हेन द वॉर शुड स्टॉप जी। एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है कि इस 3 साल के नियरली 3 इयर्स के युद्ध के अंदर रशिया के इकोनॉमी के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन पुतिन जो है वो इस युद्ध को तभी रोकेगा जहां स्थायी सीज फायर करेगा
अगर उसको ये कंफर्मेशन मिलती है कि यूक्रेन जो है नाटो ज्वाइन करने का अपना सपना छोड़ देगा और वो यूरोपियन यूनियन को भी नहीं ज्वाइन करेगा। अब आ जाती है डीप स्टेट की बात। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी कह दिया हुआ है कि मैं डीप स्टेट का हिस्सा नहीं हूं। जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो जरूर जो है इस युद्ध को रोकने के लिए अपनी एक्टिव भूमिका निभाएंगे, क्योंकि अब अमेरिका भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो इनको इकोनॉमिक मिलिट्री सपोर्ट कर सके। पिछले 3 सालों से वेस्टर्न नेशन जो कह है सकते हैं कि जेलेंस्की की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास, क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी रूस से जुड़ी हुई है। कैंसर मरीजों के लिए रूस से बड़ी खबर सामने आई है। रूस की कैंसर वैक्सीन की कीमत 2.5 लाख रुपया होगी। दोबारा कैंसर होने का जोखिम नहीं होगा, ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है। जल्द एक और वैक्सीन का ऐलान करेगा रूस कैंसर को लेकर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, कैंसर मरीजों को लेकर रूस की बड़ी खबर। रूस की कैंसर वैक्सीन की कीमत 2.5 लाख रुपया होगी। दोबारा कैंसर होने का जोखिम नहीं होगा, ये रूस की तरफ से कहा गया है। जल्द एक और वैक्सीन का ऐलान करेगा रूस। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। रूस की कैंसर वैक्सीन की कीमत 2.5 लाख रुपया। इस वक्त की पहले एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। क्या इस वैक्सीन की खासियत क्या है, क्या कुछ रूस का कहना है, वो इस बार समझ लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। हर तरह के कैंसर ट्यूमर को यह वैक्सीन रोक देगी, ये रूस का दावा है। इस वक्त कैंसर ट्यूमर को दबाने में यह कामयाब ही है वैक्सीन, ये रूस दावा कर रहा है। क्लिनिकल ट्रायल में यह साबित हो चुका है। रूस का दावा है कि हमने इसका क्लिनिकल ट्रायल भी कर लिया है। इम्यून सिस्टम को यह मजबूत बनाती है, कैंसर से लड़ने की ताकत शरीर को देती है, रूस का दावा है। लेकिन कि वो रूस में तो इस वैक्सीन को मुफ्त लगाएंगे, लेकिन बाहर अगर किसी को लगवानी है तो कम से कम 2.5 लाख रुपया आपको देने होंगे। हर साल 2 लाख से ज्यादा लोगों की इस कैंसर के कारण जो है मौत होती है। तो एक बड़ी राहत की खबर दुनिया के लिए, क्योंकि कई कैंसर के मामले पूरे दुनिया में आते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको दिखाएंगे इस वक्त की। एक और बड़ी खबर, तुर्की और इजराइल के बीच बढ़ रहा है तनाव। सीरिया को लेकर दोनों देश आमने सामने। सीरिया की जमीन पर दोनों देशों का कब्जा है। इजराइल ने सीरिया के कुनित्रा प्रांत पर भी कब्जा कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, तुर्की और इजराइल के बीच बढ़ रहा तनाव। सीरिया को लेकर दोनों देश आमने सामने। सीरिया की जमीन पर दोनों देशों का कब्जा है। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स के जरिए तस्वीर को क्लियर कर देते हैं। पहले डीपली इस खबर को समझ लेते हैं कि आखिरकार क्या पूरा विवाद है, क्या पूरा मसला है, और उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों नेटो के 2 प्रमुख सदस्य जो हैं वो आमने सामने हो रहे हैं। लेकिन इजराइल नेटो का सदस्य नहीं, माफी के साथ। सीरिया पर कब्जे की होड़ इस वक्त कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में लगी हुई है। एक तरफ तुर्की है, दूसरी तरफ सीरिया, दूसरी तरफ इजराइल है। अमेरिका भी इस कोशिश में है। आईडीएफ का गोलान हाइट्स के ऊपर बहुत पहले कब्जा हो चुका है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि कुनेत्रा जो प्रांत है उस पर भी इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया है। सीरिया के 15% जमीन पर, यह पॉइंट बहुत जायज है, सीरिया की 15% जमीन के ऊपर तुर्की ने अपना कब्जा बनाकर रखा हुआ है। 2016 से ही तुर्की के कब्जे में सीरिया की 15% जमीन है। सीरिया नेशनल आर्मी के पीछे तुर्की खड़ा है। यह भी एक किस्म से प्राइवेट आर्मी या कहें लड़ाके हैं। कुर्द बलों से लड़ रहा है तुर्की। कुर्दों को जो है तुर्की अपना दुश्मन मानता है, कुर्दों को लेकिन अमेरिका का समर्थन मिलता है, क्योंकि इन कुर्दों की मदद से अमेरिका ने सीरिया में आईएस का खात्मा किया था। और क्या सीरिया में तुर्की इजराइल टकरा सकते हैं? बड़ा सवाल है। समझने के लिए सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा सर, क्या वाकई में दिख रही है आपको
कुनेत्रा प्रांत की बात करें तो इजराइल का कब्जा, सीरिया की 15% जमीन पर तुर्की का कब्जा, और अब दोनों ही देश एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। कितनी पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं टकराव की? राजेश जी, इसमें की जो फ्लूइड सिचुएशन है सीरिया के अंदर, इजराइल और तुर्की जो है अपने अपने इंटरेस्ट को पूरा कर रहे हैं। इजराइल का इंटरेस्ट है कि मैक्सिमम जो है एरिया को कैप्चर कर लिया जाए ताकि इजराइल और सीरिया के बीच में एक प्रकार का बफर जोन हो जाए, और साथ साथ जो है इजराइल जितने भी वहां पे आर्म्स अम्युनिशन डंप हैं जो अस्टवाइल सीरियन आर्मी की थे उनको डिस्ट्रॉय कर रहा। अब आता है तुर्की का। तुर्की जो है सीरियन आर्मी को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और बेसिकली वो जो कुर्दिश लोगों के इलाका है उनको वो सबड्यू करना चाहता है, ताकि अगर कुर्दिश जो है सीरिया के अंदर स्ट्रांग हो जाते हैं तो जो तुर्की के अंदर कुर्दिश लोग हैं वो भी अपना एजिटेशन को और तेज करेंगे। तुर्की जो है कुर्दिश को एक आतंकवादी संगठन के रूप में उस पार्टी को देखता है, इसलिए तुर्की का ये इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो सीरिया के अंदर इस समय नाटो वर्सेस नाटो चल रहा है, क्योंकि तुर्की जो है वो सीरियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट कर रहा है, और अमेरिका जो है सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट को लेड बाय द कुर्दिश पीपल उनको सपोर्ट कर रहा है। तो इस समय जो है सिचुएशन फ्लूइड है, कोई क्लियर नहीं है, कोई सेंट्रल फोर्स नहीं है जो इनको कंट्रोल करे। सीरिया को शासन जो है अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो इसी बहाने जो है हर देश जो है जो अफेक्टेड पार्टीज हैं वो अपने अपने हितों को देखते हुए और अपने अपने इलाके को कब्जा कर रहे हैं। लेकिन जब जिस समय एक प्रकार की स्टेबिलिटी हो जाती है उसके बाद का आगे का देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से एसटीएस वाले जो है बाकी ग्रुपों चलिए इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा सर, इंतजार करना होगा। चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम नेता खामनेई का महिलाओं पर बयान। सुप्रीम लीडर खामनेई ने महिलाओं को बताया फूल, फ्लावर। महिला हाउसमेट नहीं बल्कि वह नाजुक फूल की तरह, खामनेई कहते हैं। इजराइल ने महसा अमीनी की तस्वीर दिखाकर तंज कसा है खामनेई के ऊपर। ईरान के सुप्रीम नेता का महिलाओं पर बड़ा बयान। सुप्रीम लीडर खामनेई ने महिलाओं को बताया फ्लावर। महिला हाउसमेट नहीं है बल्कि नाजुक फूल की तरह, खामनेई कह रहे हैं। भाई इजराइल ने महसा अमीनी की तस्वीर पोस्ट करके सीधे तौर पर जवाब भी दे दिया है। इसका एक डीपली मकसद है, इसको मैं समझूंगा अपने एक्सपर्ट से, लेकिन पहले खामनेई ने क्या कुछ कहा वो आपको दिखा दें, वो समझना जरूरी है। उसके बाद फिर कर्नल दिनेश शर्मा से समझेंगे, क्योंकि ईरान में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन जल्दी से ट्वीट एक बार दिखा दीजिएगा जो बयान दिया गया है खामनेई की तरफ से, उस बयान को एक बार देख लेते हैं। महिला हाउसमेट नहीं होती बल्कि वह नाजुक फूल की तरह होती है। क्या बोल रहे हैं खामनेई, ये देखिए आप। महिलाओं के साथ घर में फूल की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए, ये खामनेई की सोच। फूल की देखभाल करने की जरूरत होती है। महिलाओं और पुरुषों की परिवार में अलग अलग भूमिका होती है। उदाहरण के लिए पुरुष घर के खर्चों की जिम्मेदारी उठाते हैं, जबकि महिलाओं की जिम्मेदारी होती है बच्चों को पालना। चलिए सीधा कर्नल दिनेश शर्मा सर के पास चलेंगे। सर, जो खामनेई ने कहना था वो तो हमने बता दिया, लेकिन जिस प्रकार से महसा अमीनी का जो फोटो लगाकर इजराइल ने जवाब दिया, और जिस प्रकार से चंद दिनों पहले नेतन्याहू ने कहा था कि जल्द ही ईरान की आवाम को खुली हवा के अंदर सांस लेने का मौका मिलेगा, तो एक कह सकते हैं कि डीप स्टेट क्या वाकई में ईरान के अंदर भी काम करने लग चुका है और खामनेई को अब समझ आना चाहिए? सर, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये दूसरा समय है जब उन्होंने डायरेक्टली जो है ईरान की सिटीजन्स को एड्रेस किया था। पहले उन्होंने इस प्रकार का इंडिकेशन दिया था, और अभी जो है क्या कहते हैं जो खामनेई का स्टेटमेंट आया है लेडीज के प्रति,
तो ये तो सीधे सीधे दर्शाता है कि लेडीज की अथॉरिटी और उनकी कैपेबिलिटीज को आप अंडरमाइन कर रहे हैं जी। ये ईरान में हो सकता है, लेकिन बाकी जो डेवलप और सभ्य समाज है वहां पर औरतों को सिर्फ एक फूल नहीं या एक घर की काम करने वाली नहीं, बल्कि उसे बराबर का दर्जा दिया जाता है। इवन हम अपने देश के अंदर देख लेते हैं। दूसरा, खामनेई साहब को यह नहीं भूलना चाहिए कि औरतों की ताकत उन्होंने 2022 के अंदर देख ली थी, जब हिजाब के वर्खलाफ जो है किस प्रकार से ईरान की लेडीज जो है सड़क के ऊपर आ गई थी और उन्होंने शासन के लिए एक प्रकार से इतने चैलेंज कर दिए थे और उनका एजिटेशन जो है वर्ल्ड लेवल के ऊपर कह सकते हैं सर कि खतरे की घंटी खामनेई के ऊपर भी बज रही है और जल्द हो सकता है कि आने वाले दिनों में हिजाब विवाद जैसा एक और विवाद जो है ईरान में खड़ा हो सकता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल दिनेश शर्मा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से अपनी बात रखने के लिए। तो आज ग्लोबल ब्रेकिंग में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।